आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आम लोकसभा निर्वाचन 2024 की आचार संहिता लागू होते ही पत्रकार वार्ता कर बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बालाघाट सिवनी के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में प्रथम चरण के चुनाव में मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके लिए 20 मार्च को अधिसूचना की जाएगी। इस दिन से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 27 मार्च रहेगी। 4 जून 2024 को मतगणना की तिथि निश्चित की गई है। बालाघाट सिवनी निर्वाचन क्षेत्र में 2321 मतदान केंद्र बनाए 8 विधानसभाएं शामिल हैं, जिसमें कि 18,71,270 मतदान करेंगे। चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। निर्देश है शासकीय कर्मचारियों को लेकर के ये है कि एक तो पहला चीज है किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशन हम लोगों को अगर मिलता है तो हम उसकी ड्यूटी नहीं लगाएंगे। सभी विभागों से पिछली बार हमने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, इस बार सभी नोडल ऑफिसर से हम लोग सर्टिफिकेट लिए हैं। उनकी टीम में जो लोग लगाए जा रहे हैं उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इस तरह के एलिगेशंस नहीं आए। आयोग की जैसी शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन की मंशा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। पिछले बार सर अतिथि शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई थी और उनको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी। आनंद फानंद ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, क्या इस बार कोई उनके लिए? अतिथि शिक्षकों में पिछली विधानसभा में अपडेट करना चाहूंगा, लगभग हमारे 220 से 230 लोगों को लगाया गया था, जिसमें 125-30 लोगों ने कुल लोकल स्तर पे हम लोगों ने उनकी ड्यूटी संशोधन करके उनको वोटिंग के लिए प्रेरित किया था। उसका रिजल्ट भी हमको टर्न अप पे मिला था। अब हमारे पास जैसे ही हमको डिप्लॉयमेंट प्लान स्टेट से मिलेगा कि हम नक्सल एरिया क्रिटिकल बूथ्स पे और नॉर्मल बूथ्स पे हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान क्या रहेगा, हमको फोर्सेस कितना मिल रहा है, उसी हिसाब से हम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। उसमें हम लोग जनरली कुछ कैटेगरीज फिक्स है। आयोग ने पिछली बार हम लोग को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अतिथि शिक्षकों के लिए एग्जम्पशन दिया था लगाने के लिए, और वो परमिशंस काफी लेट आई थी। इस बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट ऑलरेडी मूव कर दी, सभी जिलों से मूव हुई है। तो एक बार फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा फिक्स हो जाएगा तो हम लोग इस पे काम कर लेंगे एसपीओस पे। इस बार हम जरूर ये करेंगे कि जो भी अतिथि शिक्षक हमारे या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ड्यूटी में लगेंगी उनको हम लोग ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी करेंगे, और जिस भी बूथ पे रहेंगे वो वहाँ के मतदाता हो या ना हो वही उसी बूथ पे वो अपना वोट कास्ट करेंगे। सर ये आचार संहिता लग गई थी तो मैंने एक न्यूज़ फॉरवर्ड करा, तो उसके बाद मुझे ब्लैकमेल पत्रकार गंदी गालियाँ दी। मैं कल उसका ज्ञापन दूंगा आपको, ठीक है? सरदार पटेल दिवाकर को एक न्यूज़ में फॉरवर्ड किया। अच्छा, उसके बाद से चालू हुआ और ग्रुप में है, पर्सनल नहीं है। ठीक है, मैं आपको ज्ञापन दूंगा कल को कार्रवाई देगा। बिल्कुल सर। देखिए हर बार तो बालाघाट परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, लेकिन नए वोटर्स से वो आदिवासी अंचलों की दीवार है। हर बार पिछले स्वीप की कार्यक्रम अच्छी चले थे, इस बार कुछ अलग से प्रोग्राम आपने बनाया कि इनको लुभावना तरीके से बुलाया जाए या वोट डालने प्रेरित किया जाए, इसके लिए स्वीप क्या कुछ रहे बनाया? देखिए पिछली विधानसभा में ये बात हम अप्रिशिएट करेंगे कि जो हमारे नक्सल सेंसिटिव बूथ हैं वहाँ हमारे 90% से वोटिंग ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे बूथों पे 99-100% वोटिंग हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, लोग आए, लोगों में जागरूकता थी, स्वीप की एक्टिविटीज लगातार चली है। अभी हम लोगों ने इस बार ये कोशिश किया है कि पूरे 2 महीने का स्वीप का कैलेंडर जारी किया है, विभिन्न विभागों को और सोशल ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम घर घर जाए और वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित करें। हमारा चैलेंज इंटीरियर एरियाज नहीं है, वहाँ वोटिंग करना, चाहे कोई भी विधानसभा हम देख लें, काफी अच्छा रहा है। हमारा चैलेंज अर्बन एपैथी को लेकर के है, अर्बन वोटर्स को लेकर के है। अगर एवरेज भी हम देखें तो अर्बन एरियाज में एवरेज बूथ हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो हम जो है यहाँ एक्टिविटीज ज्यादा करेंगे। हम जो है विधानसभा की जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है उसकी एनालिसिस करके बूथवार हम प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग हमारी स्वीप की कस्टमाइज होगी। बूथ पे, पर्टिकुलर बूथ पे वोटर्स का नेचर क्या है, वोटर्स टर्न अप क्यों नहीं हुए, तो उसको लेकर के हम एक्टिविटीज करेंगे। चाहे वो हमारा जैसे पुलिस लाइन हो, चाहे वो हमारा बरबेली हो, उकवा हो, इन बेल्टों में विशेष हमारा फोकस रहेगा, या बालाघाट अर्बन एरियाज को लेकर के हो। हम लोगों ने डिमांड लगभग उतनी ही की है जितना पिछली बार किया था। लगभग 100 कंपनीज की डिमांड हमने की है। लास्ट टाइम हमें लगभग 75 कंपनीज मिली थी, क्योंकि कुछ हमारे पास पहले से बल डिप्लॉयड है नक्सल एरिया, तो उनको काउंट कर लिया जाए तो लगभग 80 कंपनी थी हमारे पास।
इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 80 से 85 कंपनीज हमें मिलेंगी, क्योंकि क्षेत्र भी उसी तरह का है। इवन दो लॉ एंड ऑर्डर के सेंस में लोग कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, लोकसभा में कम रहती है, लेकिन नक्सल थ्रेट तो उतना ही बना हुआ रहता है, उसमें कम नहीं होता। क्योंकि पहले चरण में हमारा चुनाव, तो मुझे लग रहा है कि फोर्सेस के बारे में हमें बहुत जल्दी जानकारी मिल जाएगी, और उसके बाद यहाँ से जो हमारा सीमावर्ती राज्य है छत्तीसगढ़, तो वो सेकंड चरण या थर्ड चरण में, तो यहाँ से फिर फोर्स उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर होली जैसा प्रबंध किए गए हैं? होली में तो कोई ऐसा मतलब जो हर बार रहता है उसी तरह का रहेगा, बस जो नियम है उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली आप लोग सभी से लोगों से एक्सपेक्टेशन रहेगा कि उसको फॉलो किया जाए। जो अनुमतियां हैं चुनाव लोगों का असेंबल होने की, जमा करने की, वो उसकी पहले से ले ली जाए, और किसी भी होली के प्लेटफॉर्म को कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, वो सभी आयोजकों को ध्यान में रखना है। एमसीसी के गाइडलाइंस में क्लियर है, पर कहीं पे भी ऐसा नहीं कि आप सामाजिक त्यौहार नहीं मना सकते, पर ये बात है कि विद इन द गाइडलाइंस जो इशू किए हुए हैं चुनाव आचार संहिता के दौरान, उसको हम लोग को अक्षरशः पालन कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई शिकायत होती है फिर हम कार्रवाई के लिए बाध्य रहेंगे। कई बार चीज़ें हम लोग अपने लेवल पर डील हो जाती हैं, पर अगर शिकायत होगी तो फिर हम लोग कार्रवाई के लिए बाध्य रहेंगे, उसके बाद किसी का मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये आचार संहिता लगने पे मैरिज भी है, उसके लिए क्या गाइडलाइन? फिर आप कैसे ले जा सकते हैं, क्या या आप लोग परमिशन देंगे? और सर डीजे भी बंद कर दिया गया, तो सर वेट चेंज करेंगे की शादी कर सकते हैं? पूरे शादी 30 से 40 लाख से कम शादी होती है। शादी सर इसी टाइम में देखिए, शादी को लेकर के संचालकों को गाइडलाइन बहुत ही क्लियर है। जैसा है कि 10 बजे के बाद डीजे साउंड नहीं यूज करना है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इसमें आती हैं, पर ये है कि संचालक और जो भी डीजे वाले हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अगर कोई वायलेशन पाया जाता है। अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि पॉलिटिकल गतिविधि में किसी प्रकार के फंक्शंस, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें कैंपेनिंग में वो यूज नहीं किए जाएंगे। आयोजकों की जिम्मेदारी रहेगी, उन पर उनकी लायबिलिटी रहेगी। कैश ट्रांजेक्शंस को लेकर के देखिए, हम लोगों ने सभी हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी बैठकें कर ली हैं। उनको ये बता दिया है कि रेगुलर जो ट्रांजेक्शंस आपके हो रहे हैं खाते से, उससे स्केल अप कोई ट्रांजेक्शंस होता है तो वो जानकारी हमको देते हैं, हम वो जानकारी इनकम टैक्स एजेंसी के साथ शेयर करते हैं। इस बार हम लोगों ने रेलवेज को भी लूप में लिया है। हमारी जैसा मैंने बताया एफएसटी एसएसटी फंक्शनल हो गई हैं और ना के हमारे फंक्शनल हो गए हैं। इन्फोर्समेंट हम नोटिफिकेशन के साथ ही स्टार्ट कर देंगे। जो मूवमेंट व्यक्ति पर्सनल लेके चल रहे हैं कैश, उनको प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर इंटीमेशन के साथ जो डेली बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मंडी हुआ, किसान हुआ, व्यापारी हुआ, ये जो डेली बिजनेस कर रहे हैं, अगर पहले से इंफॉर्मेशन है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो हम एग्जम्प्ट करेंगे और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एग्जम्प्ट करेंगे, अन्यथा वो सीज की जाएगी। पिछली विधानसभा में भी हमारा सीजर परसेंटेज पिछले लोकसभा विधानसभा से लगभग 300% ज्यादा था। हम लोग और सख्ती करेंगे इसमें। एसपी साहब से अभी जो रिसेंट रैंकिंग आई है आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा मैं। जो रिसेंट रैंकिंग आई है पूरे देश के नक्सल प्रभावित, सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में, शुरू में 25 हुआ करते थे पूरे देश में, अब वो 12 हो गई है। और 12 में मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला बालाघाट उनमें से शामिल है। मंडला और डिंडोरी तो है ही नक्सल प्रभावित, लेकिन जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, पहले 25 हुआ करते थे, अब सिर्फ 12 है। कहने का आशय ये है कि बालाघाट अभी भी सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में बना हुआ है पूरे देश के, और उस कारण हम लोग भी, हमारी भी अलर्टनेस चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव उसको लेकर निसंदेह बढ़ जाती है। अंतर राज्यीय और अंतर जिला नाके हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिए, जैसा सर ने बताया, 1-2 दिन में फुल्ली फंक्शनल हो जाएंगे। और साथ में जो नक्सलियों के मूवमेंट को लेकर बॉर्डर के साथ हम लोग की कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी चल रही हैं। हम लोग कंटिन्यूअस जॉइंट एरिया डोमिनेशन और बाकी एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। निसंदेह चैलेंज तो रहेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल आएंगे और हमारे जो जवान हैं, उनके माध्यम से हम लोग एक सुरक्षा के माहौल में पूरा लोकसभा चुनाव कंडक्ट करा पाएंगे। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा कि उस दौरान जो आचार संहिता लगी है, तेंदुपत्ता का सीजन भी रहेगा, और वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है नक्सलियों द्वारा वसूली का, तो उन चीज़ों को भी लेकर हम लोग अलर्ट रहेंगे। और
बाकी जो क्षेत्र है हमारा संसदीय क्षेत्र का संसदीय क्षेत्र का, उसमें जो सामान्य हमारी एमसीसी के वायलेशंस हैं उनको चेक करने के लिए हम लोगों ने पुख्ता तैयारी कर ली। कल आप लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त जी का जब भाषण सुना होगा, उसमें जब अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें उन्होंने 4 एम्स की बात की, जिसको प्रयास करना है कि हम लोग सभी लोग, आप कल ये चीज़ मैंने राजनीतिक दलों से भी चर्चा की, सबने भी डिस्कस किया और आप लोगों के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि ये चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए 4 एम्स की बात मुख्य चुनाव जी ने की थी, जिसमें पहला है मनी पावर। मनी पावर मतलब कैश के मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग, जैसा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह की व्यवस्था की गई थी, जिस तरह के गाइडलाइंस थे, उसी तरह के गाइडलाइंस इस बार भी रहेंगे। आप लोग सभी से अनुरोध रहेगा कि इस चीज़ को अधिक से अधिक लोगों में प्रचारित करें, प्रसारित करें। दूसरा जो एम है वो है मसल पावर, मतलब गुंडा तत्वों का जो कई बार ऐसा होता है कि वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पिछले टाइम और अभी भी लगभग 17 से 20 हज़ार के करीब लोग हमारे बाउंड ओवर हैं आज के डेट, और ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। तो लोगों से उम्मीद रहेगी, लोगों से अपील भी रहेगी कि एक शांतिपूर्ण माहौल बने रहने में हमारा सहयोग, बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। अदरवाइज फिर हम लोग उसको बहुत स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली डील करेंगे। जो तीसरा एम है वो है मिस इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आप लोग का रोल सबसे इम्पोर्टेंट आएगा। कई बार फेक न्यूज़, फेक ऐसा नैरेटिव्स बनते हैं, फेक जानकारियाँ शेयर होनी शुरू हो जाती हैं, फेक व्हाट्सएप्स फॉरवर्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो कृपया आप लोग जब भी इस चीज़ को फॉरवर्ड करें, क्योंकि इस बार फेक न्यूज़ को कर्व करने के लिए चुनाव आयोग ने नए गाइडलाइंस बनाए, तो आप लोग उसको प्लीज़ देख लें आयोग के गाइडलाइन, आयोग के वेबसाइट पर। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे न्यूज़ को फॉरवर्ड करें जिसमें हो सकता है कि आपको नहीं करना है एज पर लीगल पार्लेंस। तो उस चीज़ को कृपया इंश्योर करें। फेक न्यूज़ को, किसी भी न्यूज़ को मैं कहूँगा कि फॉरवर्ड करने से पहले उसको 100% वेरीफाई करें, तभी उसको आप आगे बढ़ाएं। पेड न्यूज़ के लेकर भी काफ़ी डिटेल गाइडलाइन जारी किए गए हैं, तो आप सभी मीडिया बंधुओं से भी निवेदन रहेगा कि पेड न्यूज़ पर विशेष ध्यान रखें, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको फॉलो करें। और लास्ट जो एम जिसकी बात सीसी साहब ने की थी वो थी एमसीसी के वायलेशंस को लेकर। तो आप लोग के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों को बताया गया है, और अगर एमसीसी के वायलेशन आपको कहीं दिख रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करने की भी एक मैकेनिज्म तैयार किया गया, जैसा विधानसभा में था। इस बार उसको और पुख्ता करने